मौसम बहार की आमद के साथ ही श्रीनगर और वादी के दूसरे इलाकों में पोलन एलर्जी के मामलात बढ़ने लगे हैं। ये एक तरह की मौसमी एलर्जी है जो कुछ पौधों की वजह से होती है। माहिरीन के मुताबिक इसकी वजह दरख्त और घास में पैदा होने वाले वो ज़र्रात हैं जो हवा के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। इससे स्किन, आंखों में जलन, खुजली, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ होती है। माहिरीन का कहना है कि रूसी पोलन के दरख्त से रुई के गाले की तरह हवा में उड़ने वाले ज़र्रात सबसे मुज़ीर होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस सीजन में सांस के मरीजों को खुसूसी एहतियात की ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों को सुबह और दोपहर बाद घरों की खिड़कियां बंद रखने और एलर्जी की सूरत में फौरन पल्मोनोलॉजिस्ट को राब्ता करने की सलाह दी गई है। ये सीज़न हमारा होता है स्प्रिंग सीज़न। इसमें हम देखते हैं कि पोलन की जो तादाद है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे कश्मीर में अगर बात करें तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ग्रासेस है या बाकी ट्रीज़ वगैरह जो है, तो उनकी पोलिनेशन होती है, तो पोलन की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारे ऑलरेडी एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका जो पोलन से एलर्जिक होते हैं उनकी सिम्टम्स में इजाफा होता है इस टाइम, और जो एज़मा पेशेंट्स होते हैं उनमें भी अटैक्स होने का अंदेशा रहता है। सेंट्रल कश्मीर के अलावा जुनूबी कश्मीर के शोपिया जिले में भी पोलन एलर्जी के मामलात सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले नोपोरा, ट्रेंज, अलाउपोरा के इलाके से सामने आ रहे हैं, जिससे बड़ी उम्र के लोग और बच्चे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बता दें कि मौसमी एलर्जी की वजह से गले में खराश, खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होती है। माहिरीन के मुताबिक रूसी पोलन के दरख्त से रुई के गाले की तरह उड़ने वाले ज़र्रात हवा के जरिए इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। यही वजह है कि मकामी लोग इन पेड़ों को काटने का मुतालबा कर रहे हैं। बताया जाता है कि लकड़ी की डिमांड को पूरा करने के लिए 4-5 दहाई कबल कश्मीर में बड़ी तादाद में रूसी पोलन ट्री लगाए गए थे। मई और जून में इन दरख्तों से गाले उड़ते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक ये पेड़ नर और मादा दोनों किस्म के होते हैं, जिसमें मादा पोलन के ज़र्रात काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। लोगों की सेहत के लिए खतरात माने जाते हुए 2015 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इन पेड़ों की शिनाख्त कर इन्हें काटने का हुक्म जारी किया था। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि अभी तक हाई कोर्ट के इस हुक्म की तामील नहीं हो पाई है। मतलब पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था बाज़ाब्ता तौर, जो ये पॉपुलर दरख्त कश्मीर में मतलब है और रूसी दरख्त है, इनसे इस महीने में रुई निकलती है और जो कि बिल्कुल वायरस की तरफ इन्फेक्शन फैला रहा है बच्चों में, बूढ़ों में और आम लोगों में, जिससे इसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खासकर डिप्टी कमिश्नर से मैं अपील करता हूँ कि उन ऑर्डरों को इम्प्लीमेंट ग्राउंड पर किया जाए, ताकि इसका बर वक्त तदारुक किया जाए और जो ये इन्फेक्शन फैल रहा है इससे आम लोग। पहले तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, जब ये काटने का सिस्टम हुआ था तो बहुत अच्छा था उस टाइम रोल गवर्नमेंट का, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत अच्छा रोल था उसमें, क्योंकि हर जगह कटिंग हो रही थी इन पेड़ों की और लोग भी बचे थे। लेकिन आजकल आप देखें कि एक तो अपनी धूल होती है सड़कों के इधर, और दूसरा जो इसका बोर ऊपर से आता है वो घरों में घुस जाता है और बहुत जुकाम, छाती और कई चीज़ों का बीमारियों का शिकार इंसान हो जाता है। आप देखें करीबन 30-40 बंदों को हॉस्पिटल में एडमिट किया यार ये जुकाम बुखार के लिए। हर अभी जो मेडिकल शॉप के दुकानें हैं उस पर यही दवाई चलती है आज के, जुकाम है, बुखार है और गले में दर्द है। मसला ये इसी बोर की वजह से जनाब। पुलवामा में भी पोलन ट्री की वजह से लोग परेशान हैं। दरख्त के आसपास से गुजरने से लोग कतराने लगे हैं। अस्थमा के मरीजों का घर से निकलना दूभर हो गया है। वहीं वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। तेज हवा के सबब रुई के ये गाले दूर दूर तक जा रहे हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोविड के दौरान इंतजामिया ने इन पेड़ों को न सिर्फ काटने का हुक्म दिया, बल्कि नए पेड़ लगाने और इनके पौधे के फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी थी। इसकी मुखालिफत किए जाने के बाद हाई कोर्ट ने माहिरीन पर मुश्तकिल एक कमेटी तश्कील करने का ऑर्डर दिया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पेड़ की वजह से इन्फेक्शन का खतरा नहीं है, ताहम कोर्ट ने पेड़ को काटने का ऑर्डर बरकरार रखा। डॉक्टर्स ने लोगों को घर से निकलते वक्त चेहरा ढककर निकलने की सलाह दी है। जुनूबी कश्मीर की डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डॉक्टर गजाला अब्दुल्ला का कहना है कि मई जून में पोलन के अलावा दूसरे पेड़ों के इस तरह के ज़र्रात निकलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नर्सरी से किसानों को अब सिर्फ नर पोलन ट्री के पौधे ही दिए जाते हैं। डॉक्टर्स ने लोगों को घर से निकलते वक्त चेहरा ढककर निकलने की हिदायत दी है।
अगर हम देखेंगे ये फॉर 2 मंथ्स रहता है, मई एंड जून के 2 महीने रहता है ये जो कॉटन है। तो अगर हम आज देखेंगे इसका जो ये कॉटन निकलता है, इसके साथ इट एक्चुअली कैरीज द पोलन्स, जो पोलन्स हमें बाकी ट्रीज से भी निकलता है, जैसे पाइन है, जैसे चिनार है, जैसे कुछ ग्रास स्पीशीज है, वहां से भी पोलन्स निकलते हैं। तो ये जो कॉटन है इट बिकम्स द कैरियर एक्चुअली। तो सारा दोष इल्जाम इस पे लगाना कॉटन पे कि इट बिकम्स द कल्प्रिट, तो ये भी सही नहीं होगा। तो इसके लिए जो हमारा सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है, हमने ये इकदामात उठाए हैं कि हम अब टोटली जो फीमेल पॉपुलर है उसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि इन वन गो में हमने इरेडिकेट किया है, लेकिन हम सिर्फ मेल पॉपुलर क्लोन्स जो हैं वो हम अपनी नर्सरीज में रेज कर रहे हैं और उन्हीं को हम हर साल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द फार्मर्स। मैं अराउंड 70 to 80 पेशेंट्स, मोस्टली मैं एलर्जी के पेशेंट्स ही इस सीजन में देखता हूँ, जिनमें पेशेंट्स को नाक से पानी बह रहा होता है, आंखों में खुजली, छींकें आ रही होती है और बाकी कभी कभी एयरवे सिम्टम्स भी होते हैं। तो इस टाइम जो मुझे लगता है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो इस टाइम पोलन एलर्जी है। पोलन एलर्जी हम उसको बोलते हैं जो फॉर एग्जांपल जो जर्मिनेशन होती है प्लांट्स की, तो उसकी वजह से कभी पोलन निकलता है एंड दैट कैन कॉज सीवियर एलर्जिक सिम्टम्स। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ एटोस्टोडी चेस्ट डिजीज जीएमसी राजौरी से ज़ईम खान जुड़ गए हैं। ज़ईम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं और डॉक्टर्स का भी जो रिपोर्ट सामने आई है उनका यही कहना है कि इस वक्त 70 से 80% जो बीमारी है वो ये देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूँगी कि पोलन एलर्जी क्या है और क्या कुछ इसके पीछे अहम वजूहात होती हैं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी, जैसे जब आप देखते हैं जो बाहर का सीजन होता है ना, तो इसमें कई सारे जो आपके पेड़ होते हैं वो नए नए उनमें फूल निकलते हैं, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये जो है जिन लोगों में हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज होते हैं या और तरह की एलर्जीज होती हैं, उन लोगों में इस सीजन में सिम्टम्स जो है मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे अगर हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवे होगा तो एस्थमा की तरह सिम्टम्स जो है, सांस में मतलब दिक्कत होती शुरू हो जाती है, या फिर आपके अगर एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम है जैसे तो नाक बहनी शुरू, छींकें शुरू, फिर किसी को डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स आ जाते हैं, एलर्जिक डर्मेटाइटिस के, मतलब स्किन पे रैश। तो इस सीजन में जो है हमारा बाहर का जो सीजन होता है, क्योंकि नए फूल खिलने की वजह से ये चीज जो होती है काफी कॉमन, एलर्जी के पेशेंट्स जो होते हैं इंक्रीज होते हैं इस सीजन। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपका जो जैसे कश्मीर में बाहर का सीजन जो रहता है या हमारे जम्मू रीजन में, ये मार्च से लेके आपका मई की एंडिंग तक, कश्मीर में क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा है तो इवन जून के स्टार्टिंग में भी थोड़ा बाहर का सीजन कंटिन्यू करता है। तो इन सीजन में पोलन्स रहते हैं, तो इसमें हमें थोड़ा बहुत जो पेशेंट हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवेज के हैं, एलर्जिक राइनाइटिस के हैं, वो उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। और इसी पर लगातार ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एमडी चेस्ट डिजीज़ डॉक्टर नावेद नासिर भी जुड़ गए हैं। नासिर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। इस वक्त पोलन एलर्जी से लोग परेशान हो रहे हैं और ये ऐसा मौसम है कि इसमें ज़्यादा इसके जो खतरात हैं वो बने रहते हैं। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षण के मुताबिक किस तरह इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कुछ एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है? देखिए, जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि एलर्जी के मैनिफेस्टेशंस अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी को स्किन एलर्जी होती है तो उसके स्किन मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अगर कोई एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट होता है तो उसको जुकाम, या एलर्जिक फेरिंजाइटिस का पेशेंट हो तो उसको गले में खराश, या अगर कोई अस्थमा का पेशेंट होता है जिसको लंग्स में एलर्जी होती है तो उसको सांस फूलना, खांसी आना, ये लक्षण जो है ये आम हो जाते हैं। क्योंकि एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस कंट्रोल को रखने के लिए
दो चीजें बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं वो पोलन से एलर्जिक होते हैं। तो इसमें हम ये पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि एक तो अवॉइडेंस थेरेपी, अगर किसी को डॉक्यूमेंटेड किसी चीज से एलर्जी है स्पेशली पोलन से, तो वो उन जगह एक्सपोजर के लिए ना हो उनसे, इसलिए उनको एडवाइस किया जाता है कि नाक और मुंह पूरा ढक के निकले और ऐसी जगहों को अवॉइड करें जहां पे पोलन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। क्योंकि कश्मीर में देखते हैं कि हमारी ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो प्लांट्स बहुत ज्यादा है, तो पोलिनेशन बहुत ज्यादा होती है। तो जब ये फूल खिलने का टाइम आता है तो इस टाइम इन पेशेंट्स के अटैक्स में जो है वो काफी इजाफा हो जाता है। तो हम पेशेंट्स को एक तो पहले यही एडवाइस करते हैं कि वो ऐसी जगहों को अवॉइड करें जहां पे उनका एक्सपोजर इन पोलन से हो जाए, तो वहां पे वो ना जाए, और अगर जाना मजबूरी है तो नाक मुंह ढक ले, तो ताकि उनका एक्सपोजर मिनिमाइज हो जाए। और सेकंड, चूंकि ये एलर्जी की बीमारी जो होती है ये कंट्रोलेबल होती है, इसलिए इसको बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम इनको प्रिवेंटिव मेडिसिन दे सकते हैं। क्योंकि एलर्जी के लिए वो एलर्जिक राइनाइटिस हो, एज्मा हो, या कोई सिस्टमिक एलर्जी हो, टिकेरिया हो, स्किन एलर्जी हो, उसके लिए हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं जो एज ए कंट्रोलर एक्ट करे और उसकी एलर्जी जो है वो कंट्रोल में रखे। वो उसमें नेजल स्प्रेज, इनहेलर्स या कोई टैबलेट्स जो एज एन प्रोटेक्टिव अगेंस्ट एलर्जी माने जाते हैं, तो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि जो ऐसे एलर्जीज में मुब्तला होते हैं पेशेंट्स, वो अपना एक एनुअल चेकअप बिफोर द ऑनसेट ऑफ ये जो स्प्रिंग सीजन होता है उससे पहले एक एनुअल चेकअप करा ले अपने कंसर्न डॉक्टर साहिबान से। वो उनको एक तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके अलावा उनको वो जो मेडिसिन जो है उसमें हो सकता है थोड़ी सी चेंज करनी पड़े, ताकि उनकी प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल में भी रहे और जो अटैक होने का अंदेशा रहता है ड्यूरिंग दिस पोलन सीजन उसको भी मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि एक बार अटैक हो जाता है तो उसके लिए फिर पेशेंट्स को एक तो इनकन्वीनियंस भी होती है उसके सिम्टम्स एग्रीवेट होने की वजह से, और अटैक्स होने का अंदेशा भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी बेशक। ज़हीम खान साहब, ये भी जानना चाहूँगी, ये एलर्जी किन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है? जैसे कि बच्चों के लिए ज़्यादा खतरात है, या फिर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ज़्यादा खतरात है, या फिर ख्वातीन को अपना निशाना बनाती है? क्योंकि जो भी असरात अभी तक देखे जा रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं और बेहद परेशानियाँ इस वक्त उन्हें पेश आ रही हैं। यूजुअली देखें, जो ये एलर्जी की मैनिफेस्टेशन जो होती है ना, ये यूजुअली हालांकि कुछ लोगों में अडल्ट ऑनसेट भी होता है, लेकिन बचपन से ही शुरू हो जाती हैं। बाकी क्या है कि एक दफा आप किसी चीज से, आप जैसे एलर्जी का कोई पेशेंट है जो पोलन से एलर्जिक है, तो वो पूरी तरह से एलर्जी को ना आप पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि जड़ से नहीं खत्म कर सकते। जैसे सर ने बताया, नवीद सर ने, कि आप सिर्फ ट्रीटमेंट लेके उसको या प्रिवेंटिव मेजर्स लेके ही वो कर सकते हो। अगर आप बोलें कि वो पूरी तरह से एलर्जी चली जाएगी, वैसा नहीं होगा। अब पेशेंट्स जैसे होते हैं ना, इनको इस सीजन में ऑलरेडी पता भी होता है कि हमें इन सीजन्स में अटैक्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि इन सीजन्स में पेशेंट्स जो हैं वो पहले ही आके अपने डॉक्टर्स से मिलें, और ताकि क्या है कि जैसे सर ने बताया कि प्रिवेंटिवली हम मेडिसिन जो है स्टार्ट कर सकें। क्योंकि जब बीच में बाकी सीजन रहते हैं, पेशेंट की थोड़े सिम्टम्स इंप्रूव हो जाते हैं, तो हम जैसे इनहेलर्स हैं या बाकी मेडिकेशन एलर्जी की वो टेपर डाउन कर देते हैं। टेपर डाउन का मतलब क्या, आहिस्ता आहिस्ता बंद करना। तो इस सीजन में क्या है कि हम अर्ली ऑन अगर मेडिकेशन स्टार्ट कर दें तो इमरजेंसी रूम में पेशेंट के विजिट्स कम हो जाते हैं। मतलब अगर समझ लें पेशेंट को पता है कि मुझे मार्च, अप्रैल, मई इस महीने में प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो अपने डॉक्टर से पहले ही मिलके मेडिकेशन स्टार्ट कर देगा, समझ लें एस्थमेटिक है पेशेंट, वो अपनी मेडिकेशन स्टार्ट कर देगा, तो बाद में वो बुरी कंडीशन में रात को 12 बजे 1 बजे इमरजेंसी में रूम में आने से वो बच जाएगा। और उस वक्त ट्रीटमेंट भी, जब एक दफा अटैक में एक्सरबेशन में पेशेंट आता है तो ट्रीटमेंट भी ज्यादा मुश्किल होती है, ऑक्सीजन वगैरह थेरेपी की भी जरूरत पड़ जाती है, और ज्यादा पेशेंट का खर्चा वगैरह ये सब चीजें भी बढ़ जाती हैं। तो बेहतर ये रहेगा, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, कि जब भी ये सीजन स्टार्ट होता है जिसमें इनको प्रॉब्लम होती है, उसमें वो पहले ही अपनी मेडिकेशन स्टार्ट करें, लेकिन डॉक्टर्स की कंसल्टेशंस के साथ। जैसे लोग जो हैं वो पॉप करते रहते हैं पिल्स,
कोई मोंटेर एलसी की पिल्स, मोंटेर एफएक्स की पिल्स लोग अपनी मर्जी से खाते रहते हैं, राइट डोजेज नहीं पता होता। आपको इस चीज में डॉक्टर्स से कंसल्टेशन करनी है। इन सब दवाइयों के लंबे चौड़े साइड इफेक्ट प्रोफाइल भी होते हैं, जो डॉक्टर्स जो है हमेशा देख के उस आपकी वेट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है। खुद पिल्स पॉप करने से आप क्या अपने आपको खतरे में डालते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि किस डोजेज में देनी है, कब लेनी है और कैसे स्टार्ट करनी है। तो इन दो चीजों का ध्यान रखा जाए। एक तो जब सीजन स्टार्ट हो तो उससे पहले अपने डॉक्टर से मिले और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। और जैसे सर ने बताया कि आप प्रिवेंटिव थेरेपीज दे सकते हैं, वैसी जगहों पे ना जाएं जहां ज्यादा फूल वगैरह खिले हो। अगर आपको पता है कि इस चीज से डॉक्यूमेंटेड मुझे एलर्जी होती है, इस तरह के फूल से, इस तरह के पेड़ से, तो वो प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर नावेद साहब, क्या इस बीमारी से अगर किसी को पोलन एलर्जी हो गई है तो उससे अस्थमा भी हो सकता है? अस्थमा का भी खतरा इस बीमारी के साथ बना रहता है? अगर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है उसके बाद भी उसे अस्थमा का खतरा बना रहता है? देखिए, अस्थमा का मेरे ख्याल में काफी लोगों को मिसकंसेप्शन है। देखिए, अस्थमा है क्या? हम लोग ऐसे समझते हैं कि किसी की सांस बहुत ज्यादा फूल रही हो तो उसे हम अस्थमा कहते हैं। देखिए, अस्थमा बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़े में सूजन होती है और सूजन की मुख्तलिफ वजूहात होती है और एलर्जी एक वजह होती है। जो प्रिडोमिनेंट हमारे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होते हैं वो एलर्जिक एज़मा में मुब्तला होते हैं। तो ये जो होती है, अगर किसी को लंग्स की एलर्जी है, फेफड़े में एलर्जी है, तो उसे हम अस्थमा कहते हैं। ये और इसमें जरूरी ये नहीं है कि उसको सिम्टम्स जो है वो कंटिन्यूसली आए। सिम्टम्स इंटरमिटेंट हो सकते हैं, मतलब वो साल में एक अटैक भी हो सकता है और पूरे साल बाकी वो फिट रहता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो उसे भी अस्थमा कहते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में एक कंसेप्शन है, शायद अस्थमा पेशेंट उसे कहते हैं जिसको कंटिन्यूसली सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर लंग्स की आपकी एलर्जी है तो वो एजमेटिक है और ये एजमेटिक लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है। जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज होता है, जैसे हाइपरटेंशन का मरीज होता है, तो उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है फॉर कंट्रोल ब्लड प्रेशर और शुगर करने के लिए। ऐसे ही अगर कोई अस्थमा का मरीज होता है या एलर्जी का मरीज होता है, उसको कंट्रोलर मेडिसिन उसको लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ती है ताकि वो इस बीमारी को कंट्रोल में रख पाए। और अगर जैसे पोलन एलर्जी है, पोलन एलर्जी अगर लंग्स को आपके इन्वॉल्व कर रही है तो आप अस्थमा पेशेंट हो। और ये अस्थमा जो है ये लाइफ लॉन्ग इशू है। हो सकता है आपके सिम्टम्स इनिशियल स्टेज में इंटरमिटेंटली होते हों, सीजन में एक बार जब पोलन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं तो ये एलर्जी जो इंटरमिटेंट सिम्टम्स देती है, आगे जाके इसके सिम्टम्स और सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ अटैक्स जो होते हैं इस एलर्जी के या अटैक्स इस एज़मा के, वो बढ़ते रहते हैं और एक लंग्स में एडवांस स्टेज में एक इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एक पेशेंट का फेफड़ा भी एक वीक हो जाता है और उसके सिम्टम्स भी काफी सीवियर होते हैं, उसके अटैक्स भी मोर फ्रीक्वेंटली होते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं और सीवियरिटी ऑफ अटैक्स भी जो है वो ज्यादा होती है। इसलिए ये लोगों में अवेयरनेस करने की जरूरत है हमें कि एलर्जी जो है ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है। वो किसी भी चीज की एलर्जी हो, वो पोलन एलर्जी हो या किसी और चीज से एक पेशेंट एलर्जी को, ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है और इसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको डिपेंडिंग अपॉन आपकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज कितनी है और डॉक्टर साहिबान आपको कैसे एडवाइस करते हैं ट्रीटमेंट, उसको ये बीमारी कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशंस ऐसे लेनी चाहिए जैसे कि वो बीमारी कंट्रोल में रहे, ना कि वो वेट करे कि पहले हमारे सिम्टम्स हो, मुझे अटैक हो जाए तो तब मैं ट्रीटमेंट लूंगा। क्योंकि अक्सर हम पेशेंट्स देखते रहते हैं जो दवाई उसी टाइम लेते हैं जब उनके अटैक्स होते हैं, न कि उसको कंट्रोल करने के लिए वो मेडिसिन जो आइडियली उनको करना चाहिए। जी बिल्कुल। ज़हीम साहब, घरों में रहते हुए तो एहतियात बरता जा सकता है और यही सलाह भी डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही है कि घरों में रहें और बाहर कम निकलें और फेस को ढक कर रहें। लेकिन जिन लोगों का बाहर रोज का आना जाना है, बाहर रहते हुए कैसे इस बीमारी से एहतियात बरता जा सकता है? रह के भी आप कंप्लीटली जो है आप एलर्जिक हैं या एस्थमेटिक हैं, एस्थमा जैसे सर ने बताया कि वो भी एक एलर्जी की मैनिफेस्टेशन है। आपको एस्थमा या एलर्जी के कोई भी सिम्टम्स जो हैं प्रॉपर मेडिकेशन के साथ कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं जो एस्थमेटिक हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो बात यही जैसे सर ने बताया कि आपको ट्रीटमेंट जो है ना प्रॉपर सुपरविजन के अंडर लेनी है और जब ट्रीटमेंट से टेपर डाउन होना है तो वो भी डॉक्टर की सुपरविजन में होना है, उसके बगैर नहीं होना। दैट कैन बी डेंजरस।
तो बाहर निकलने में, आउटडोर एक्टिविटीज करने में किसी भी एलर्जिक पेशेंट को, एस्थमेटिक पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दवाइयां इतनी एडवांस हो चुकी हैं, इतनी पोटेंट हो चुकी हैं, इतनी लॉन्ग एक्टिंग हो चुकी हैं कि आप आराम से दिन में आजकल सिर्फ एक डोजेज लेने से आप 24 आवर्स से 36 आवर्स तक आपको आराम रहता है। और दूसरी बात जैसे रह गया आपका कि बाहर निकलेगा तो पेशेंट दवाई कैसे लेगा। दवाइयां पुराने जमाने की तरह बड़े बड़े आपको नेबुलाइजर्स लेके घूमने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे साइज में, बहुत पोर्टेबल साइज में आपके इनहेलर जो है वो अवेलेबल हैं, जो आप किसी भी कहीं भी जाओ तो साथ में कैरी कर सकते हो, जो कोई स्पेस नहीं, कोई वेट नहीं कैरी आपको आपके बैगेज में डालेंगे। तो इवन स्पोर्ट्स खेला जा सकता है, आउटडोर एक्टिविटीज की जा सकती हैं, जब तक आप प्रॉपर सुपरविजन में अपने रेगुलर चेकअप्स करवा रहे हैं और अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और ट्रीटमेंट में जैसे एक चीज और इम्पोर्टेंट है, लोगों को लगता है जैसे इनहेलर्स हैं आपके, लोगों को लगता है कि ये लेने से हमें इसकी कोई लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। वैसा कुछ नहीं है। जैसे सर ने बताया कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आपको परसिस्टेंट डिजीज बनने का खतरा रहता है। कि उसका क्या मतलब है कि जैसे आज आपको बीच बीच में अटैक पड़ रहे हैं, आपका एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपकी इतनी एयरवे रिमॉडलिंग हो जाएगी कि फिर आपको डेली दवाई लेने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ट्रीटमेंट के साथ सब आउटडोर एक्टिविटीज आराम से की जा सकती हैं, जब तक आप डॉक्टर की सुपरविजन में प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट लें। और उसमें बीच में ऐसा भी फेजेस आ सकते हैं कि पेशेंट इतना स्टेबल हो जाए कि टेपर डाउन करके ट्रीटमेंट को बहुत मिनिमल लेवल पे, या बीच में कभी ऐसे सीजन्स भी आ सकते हैं कि जब ट्रीटमेंट को कुछ टाइम के लिए ऑफ भी किया जा सकता है। तो आउटडोर एक्टिविटीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो मॉडर्न मेडिसिन हैं वो बहुत एडवांस हैं और उनके साइड इफेक्ट्स लगभग ना के बराबर हैं, जब वो प्रॉपर सुपरविजन में लिए जाएं डॉक्टर की। बिल्कुल। नावेद साहब, हमारे तमाम नाज़रीन आपको सुन रहे हैं, ऐसे में ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी को एलर्जी है तो उसे कौन कौन सी दवाएं लेना ज़रूरी है? क्या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है या फिर कुछ प्रिस्क्राइब दवाई लेने के बाद भी बचा जा सकता है? देखिए, जो एलर्जी का ट्रीटमेंट होता है या एज़मा का ट्रीटमेंट अगर हम लें, इसमें दो तरीके के मेडिकेशंस आते हैं। एक तो कंट्रोलर्स होते हैं, एक रिलीवर्स होते हैं। कंट्रोलर्स उस दवाइयों को हम कहते हैं जिससे बीमारी कंट्रोल में रहती है, और रिलीवर्स ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हम एट द टाइम ऑफ अटैक्स ले सकते हैं। अगर हम रिलीवर्स की बात करें तो हम जैसे एंटी एलर्जिक्स, एंटी हिस्टामिनिक्स हमारे पास होते हैं, तो वो हम एज रिलीवर्स यूज कर सकते हैं। या कुछ टाइप ऑफ इनहेलर्स होते हैं जिसमें ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, जिसका काम होता है फेफड़े को खोलना, वो हम एट द टाइम ऑफ अटैक ले सकते हैं। इन्हें हम रिलीवर्स कहते हैं। और बाकी मेडिकेशंस ऐसी होती है जो कंट्रोलर कहलाती है, यानी कि जो हमें कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है, जो इस बीमारी को कंट्रोल में रखते हैं। क्योंकि अगर हम एज़मा की बात करें तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एज़मा जो होता है वो स्टीरॉयड होता है। तो स्टीरॉयड अगर हम ऑरल फॉर्म में लेते हैं तो इससे काफी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसमें स्टोमक का इन्वॉल्वमेंट, हड्डियों का कमजोर होना, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो इससे काफी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं और इम्यून सिस्टम को भी ये वीक कर देते हैं, ताकि ये इन्फेक्शन की ससेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अगर यही फॉर्म ऑफ मेडिसिन हम इनहेलर फॉर्म में लेते हैं तो ये डायरेक्टली हमारी दवाई जो है उसी साइट पे पहुंच जाती है जहां पे इसको असर करना होता है, यानी कि वो लंग्स में डायरेक्टली जाती है। इसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो होती है, यानी कि ब्लड में दवाई का जाना जो है वो बहुत मिनिमल होता है, और इसका डोजेज भी एज कम्पेयर टू ऑरल मेडिकेशंस बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से एक तो साइड इफेक्ट से भी इंसान बच जाता है, और जो बाकी जो इफेक्ट्स होते हैं डोजेज ऑफ स्टीरॉइड्स, उससे भी हम बच सकते हैं। इसलिए ये मेडिकेशंस अगर हम इनहेलर फॉर्म में लेते हैं तो ये एक तो हमारे लिए सेफ भी है, और ये हम इससे हम अपनी बीमारी को इफेक्टिवली कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जैसे ज़हीम साहब कह रहे थे कि इनहेलर्स जो है लोगों को काफी मिथ्स है इसके बारे में कि हम ये पेशेंट को शायद इसकी लत लग जाएगी, या इवन पेशेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हमारी बीमारी शायद लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है और अब हमें लाइफ लॉन्ग के लेना पड़ता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। इनहेलर मेडिकेशंस बेसिकली जो डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करते हैं, उनका एम होता है कि एक पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल में हो, और सेकंड वो बीमारी फिर वापस ना आए, यानी कि उसके अटैक्स वापस ना आए। तो इस वजह से डॉक्टर साहिबान जो ट्रीटमेंट देते हैं वो पेशेंट को इनहेलर को कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। हालांकि
हालांकि उसका डोज दिन ब दिन कम हो सकता है, लेकिन एक पेशेंट समझता है कि शायद एक बार मैंने स्टार्ट कर दिया तो मुझे कंटिन्यूसली लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा। लेकिन एक डॉक्टर जो एक प्रेस्क्राइब करता है एक मेडिसिन को किसी भी पेशेंट को, वो पहले रिस्क बेनिफिट रेशियो देखता है कि पेशेंट को ज्यादा फायदा है या नुकसान है दवाई लेने से, नंबर 1। नंबर 2 उसका मोटिव होता है एक तो पेशेंट के सिम्टम्स भी कंट्रोल में हो, और 2 उसके सिम्टम्स वापस ना आए। तो लेकिन एक पेशेंट का नजरिया जो होता है वो शायद इस हद तक महदूद रहता है कि मेरे सिम्टम्स कंट्रोल में हो, लेकिन एक डॉक्टर का एक फर्ज होता है कि वो पेशेंट को एक तो सिम्टम्स भी कंट्रोल कराए और कोशिश ये करे कि उसके सिम्टम्स वापस ना आए। तो इसमें भी हमें लोगों को अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है कि जो इनहेलर्स की जो मेडिकेशंस है ये कितनी हद तक वो सेफ है, और इसके लॉन्ग टर्म जो है यूजेज में हमारे लिए क्या क्या फवाइद है। जी बिल्कुल। ज़ईम साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, किस तरह इस जो शुरुआती इसके सिम्टम्स हैं उनका जल्द से जल्द पता लगाया जा सकता है, नाज़रीन इसका पता लगा सकते हैं, और कितनी जल्दी डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है, कैसे इससे जल्द ही बचा जा सकता है, क्योंकि शुरुआती लक्षण में ही लोगों को अगर पता चल जाए तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही, जैसे आपने कहा, जैसे आमतौर पर मैंने बोला ज्यादातर केसेस जो हैं वो चाइल्डहुड ऑनसेट में होते हैं और अडल्ट ऑनसेट में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली चाइल्डहुड ऑनसेट होता है ये केसेस एलर्जी के। तो जैसे चाइल्डहुड ऑनसेट में बच्चा जब बहुत अगर छोटा है तो माँ बाप देख सकते हैं जैसे छाती में से सीटी जैसी आवाजें आना या नाक लगातार बहते रहना, तो ये सब जब सिम्टम्स इस तरह के हो तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं। अगर आप थोड़े से आपको अडल्ट ऑनसेट में आके सिम्टम्स आए हैं, आपकी 12-13 साल उम्र है, तो फिर आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट या आपके जो फिजिशियन है उनसे मिल सकते हैं। अर्ली ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट होने से ये फायदा रहता है, जैसे सर ने बताया कि आपका जैसे एस्थमा को अगर ले हम, वो भी एक एलर्जिक डिजीज है, मैनिफेस्टेशन है, तो उसमें जैसे आप ले लें अगर, तो उसमें हम जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जो एयरवे है वो उसमें रीमॉडलिंग नहीं होती, और पेशेंट जो होता है उसके सिम्टम्स जो हैं उसी लेवल पे लाइफ लॉन्ग रहते हैं, यानी कभी साल में कभी 1 दफा 2 दफा अटैक हुआ और पेशेंट कंट्रोल में रहा। वरना क्या होता है कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं इनहेलर्स हम लेंगे इसकी कोई आदत पड़ जाएगी, अवॉइड करते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते रहते हैं, सिम्टम्स बर्दाश्त करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमें थोड़े लेटर स्टेजेस पे पेशेंट आते हैं जिन्होंने कई साल तक मेडिकेशन डॉक्टर के पास जाना अवॉइड किया, तो उस टाइम पे फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि फिर हमें उनको लाइफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे डालना पड़ता है। जी बिल्कुल, ठीक है। ज़ईम खान साहब, डॉक्टर नावीद नज़ीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना तमाम कीमती वक्त देने के लिए।